ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, उनका पैटर्न क्या होता है। और ठीक है, आप देखेंगे कुछ क्वेश्चंस होते हैं स्टेटमेंट बेस्ड और किसी क्वेश्चंस में आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस दिए जाएंगे और आपको सही उत्तर फिर उसमें से खोजना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो आपको क्वेश्चंस बहुत ध्यान से पढ़ना है और जो क्वेश्चंस में आपको पहले अंडरलाइन करना होगा, ये क्वेश्चंस कौन से कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जैसे ये क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए टेरिडोफाइट्स में किस प्रकार के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और हेटेरोस्पोरस का मतलब क्या होता है, आपको सारे इन टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हेटेरोस्पोरस क्या होता है और टेरिडोफाइट्स में किस प्रकार के स्पोर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो हेटेरोस्पोरस हेटेरोस्पोरस का मतलब क्या होता है, जहां पे दो प्रकार के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, क्लास हमारी 6 बजे के अराउंड तक होएगी। ठीक है, हम कोशिश करेंगे इस क्लास को 6 बजे तक समाप्त कर दें। तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला, दूसरा ऑप्शन है सिलेजिनेला और सेल्विनिया, तीसरा ऑप्शन है साइलोटम और सेल्विनिया और चौथा ऑप्शन है इक्विसिटम और सेल्विनिया। ठीक है, तो मैं आपको कुछ समय दूंगा, इस क्वेश्चन को आप एनालाइज करें और आप सोचें कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। और कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो मैंने आपको बता दिया है टेरिडोफाइट्स में, ठीक है, हमने टेरिडोफाइट्स की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ा था। ऑप्शन 1 कह रहे हैं रुपिंदर और कमलेश। नेहा भी कह रही हैं ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हम देखेंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या है। तो टेरिडोफाइट्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, इनमें वैस्कुलर सिस्टम होता है, इनकी लाइफ साइकिल होती है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, पर इसमें जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो होती है स्पोरोफिटिक। ठीक है, तो स्पोरोफिटिक फेज होती है वो डोमिनेंट होती है टेरिडोफाइट्स में, और इसमें किस प्रकार के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि लाइकोपोडियम और जो स्लेजिलेला है, साल्विनिया है, ये किस कैटेगरी में आते हैं, या ये टेरिडोफाइट्स हैं, ये ब्रायोफाइट्स हैं या जिम्नोस्पर्म से, आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न के उत्तर को हम देखते हैं। तो सिलेजिनेला और साल्विनिया यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आप लोग ठीक थे। सुकमान भी कह रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं सब स्टूडेंट्स, ज्यादातर स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन नंबर बी सिलेजिनेला और साल्विनिया सही उत्तर है। अब आइए हम इस प्रश्न की एक्सप्लेनेशन के बारे में देख लेते हैं। तो हेट्रोस्पोरी क्या होता है, जो हेट्रोस्पोरी होता है उसका मतलब होता है वो प्लांट दो प्रकार के स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, और दो प्रकार के स्पोर प्रोड्यूस कर रहा है, और वो जो दोनों स्पोर्स हैं वो आपस में डिफर कैसे करते हैं, स्ट्रक्चर में। उनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होगा, उनका साइज यानी कि उसका आकार भी डिफरेंट होगा, और वो अलग अलग फंक्शंस भी कर सकते, फंक्शंस में भी उनके डिफरेंस होगा। ठीक है, तो उनकी संरचना में, उनके आकार में और उनके कार्य में, ठीक है, उन तीनों में डिफरेंस होगा। अब जो ये जो प्लांट्स है, ये दोनों प्लांट्स दो प्रकार के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। पहले होते हैं माइक्रोस्पोर्स, जो कि काफी छोटे होते हैं, वो स्मॉल साइज के होते हैं, और दूसरे होते हैं मेगास्पोर्स, ठीक है, जिनका आकार जो होता है वो काफी ज्यादा होता है। ठीक है, अब सिलेजिनेला और साल्विनिया होते हैं वो हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स हैं, और वो दो प्रकार के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। और जो बाकी के प्लांट्स हैं, साइलोटम, लाइकोपोडियम, इक्विसिटम, ये सारे होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स हैं। ठीक है, यानी कि ये एक प्रकार के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, आइए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहां पे ये प्रश्न नीट 2021 में आया हुआ है, और ये किस पे बेस्ड है क्वेश्चन, गेमा, या बोल सकते हैं इसको गेमी। ठीक है, तो आपको पता है ये गेमा कहां प्रोड्यूस होते हैं,
आपको पता होना चाहिए गैमा ब्रायोफाइट्स में प्रोड्यूस होते हैं या टेरिडोफाइट्स में या जिम्नोस्पर्म्स या एंजियोस्पर्म्स में। ठीक है, तो मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, ये प्रोड्यूस होते हैं ब्रायोफाइट्स में। ठीक है, तो गैमा पहले तो होते क्या है आपको ये पता होना चाहिए। तो ये जो सारे जो क्वेश्चंस हैं ये बिल्कुल एनसीईआरटी से आए हुए हैं। एनसीईआरटी में सब कुछ मेंशन है कि गैमा क्या होता है, सब कुछ। तो कह रहे हैं लिवरवर्ट्स, टुकमान, डॉर्जी कह रहे हैं ऑप्शन नंबर बी यानी कि लिवरवर्ट्स। एआरएस भी कह रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं सही उत्तर। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा और समय देता हूं। तो मैंने आपको बताया गैमा प्रोड्यूस होते हैं ब्रायोफाइट्स में, तो लिवरवर्ट्स, तो ब्रायोफाइट्स ज्यादातर दो प्रकार के होते हैं। ब्रायोफाइट्स पहला होता है लिवरवर्ट्स, तो लिवरवर्ट्स के बारे में भी हमने पढ़ा था, और दूसरे होते हैं मॉसिस। ठीक है, अब लिवरवर्ट्स के कुछ उदाहरण हैं जैसे कि मार्केंशिया। मार्केंशिया एक लिवरवर्ट है। ठीक है, अब मार्केंशिया में क्या होता है, जो इसकी जो थैलस होता है, ठीक है, जो गेमिटोफाइट स्ट्रक्चर होता है, उस पर गैमा कप्स मौजूद होते हैं। ठीक है, और उन गैमा कप्स में ये गैमा या गैमी मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर है सम लिवरवर्ट्स। ठीक है, तो लिवरवर्ट्स जो कि एक प्रकार के ब्रायोफाइट्स हैं, इसमें ये गैमा देखे जाते हैं। तो आप लोग ज्यादातर स्टूडेंट्स वो सही थे, इसका आंसर है लिवरवर्ट्स। तो आपको पता होगा अगर ये थैलस है, ऐसा होता है थैलस। ठीक है, तो यहां थैलस पर ये गैमा कप्स ऐसे मौजूद होते हैं। ठीक है, और इस गैमा कप्स में क्या होता है, इस गैमा कप्स में गैमा यहां पर मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये जो गैमा या गैमी हैं, ये क्या होते हैं, एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं ये। ठीक है, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। तो ये होते हैं एसेक्सुअल बर्ड्स जो कि कहां मौजूद होते हैं, ये मौजूद होते हैं गैमा कप्स में। ठीक है, ये गैमा कप्स में मौजूद होते हैं। ठीक है, और ये किसमें मदद करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, उदाहरण मैंने आपको बताया मार्केंशिया। तो एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवरवर्ट्स टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ द थैलाई। ठीक है, और बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नोन एज गैमा। सिंगुलर होता है गैमा, ठीक है, और प्लूरल हो गया गैमी, गैमी। ठीक है, तो दो प्रकार से होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिवरवर्ट्स में, या तो थैलस की फ्रेगमेंटेशन हो सकती है। तो क्या होता है फ्रेगमेंटेशन में, थैलस कुछ पीसीज में ब्रेक हो जाता है, और हर एक जो पीस होता है, हर एक फ्रेगमेंट होता है, वो फिर पूरे थैलस को ग्रो करने की क्षमता रखता है। और इसके अलावा रिप्रोडक्शन कैसे हो सकती है, वो होती है गैमा के द्वारा। ठीक है, आइए अब अगले प्रश्न में चलते हैं। तो अगला प्रश्न है स्ट्रोबिलाई, जिसे हम बोलते हैं कोन्स भी, ये कहां पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो है वो नीट 2020 में आया है। तो इसके प्रश्न क्या है, इसके ऑप्शंस क्या है, मार्केंशिया, इक्विसिटम, सेल्विनिया और टेरिस। ठीक है, तो आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रोबिलाई क्या होता है, कोन्स क्या होते हैं। ठीक है, और ये कहां पाए जाते हैं, ये जिम्नोस्पर्म्स में होते हैं या एंजियोस्पर्म्स में होते हैं, आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ये कहां मौजूद होते हैं, कोन्स कहां बनते हैं। जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स को हम कॉनिफर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी कोई कह रहे हैं टेरिडोफाइट, ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं ज्यादातर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं ज्यादातर स्टूडेंट्स, इक्विसीटम आप कह रहे हैं। इक्विसीटम सही उत्तर क्यों होगा, ठीक है,
तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग सही थे। इक्विसिटम में क्या मौजूद होते हैं? स्ट्रोबोलाई और कोन्स। अब हम देखते हैं कि स्ट्रोबोलाई पहले तो होता क्या है। अब जो स्ट्रोबोलाई को हम कोन भी कहते हैं और ये एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो कि कुछ लैंड प्लांट्स या टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में मौजूद होता है, पर्टिकुलरली जिम्नोस्पर्म्स में। ठीक है, तो ये जो कोन्स होते हैं ये पर्टिकुलरली जिम्नोस्पर्म्स में मौजूद होते हैं और जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है, इनको हम कॉनिफर्स भी कहते हैं। और इसके अलावा ये कुछ फर्न्स में भी मौजूद होते हैं। तो फर्न्स होते हैं टेरिडोफाइट्स। ठीक है, अब स्पोरोफिल क्या होता है या स्ट्रोबिलस क्या होता है? स्ट्रोबिलस होता है ये कॉम्पैक्ट क्लस्टर होता है स्पोरोफिल्स का। ठीक है, जो कि एक प्रकार की स्पेशलाइज्ड लीव्स होती है जो जिसके ऊपर स्पोरेंजिया मौजूद होता है। ठीक है, और स्पोरेंजिया का फंक्शन क्या होता है? स्पोरेंजिया में स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो हमने पहले ही इस बारे में डिस्कशन की थी कि जो स्पोरोफिल्स होते हैं वो एक प्रकार की स्पेशलाइज्ड लीव्स होती हैं जिस पर स्पोरेंजिया मौजूद होता है और इन स्पोरेंजिया में क्या बनते हैं? स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मियोसिस होगा और मियोसिस के द्वारा स्पोर्स बनते हैं और प्लांट जो होता है इक्विसिटम उसमें ये स्ट्रोबिलाई मौजूद होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाइनस सीड कैन नॉट जर्मिनेट एंड एस्टैब्लिश विदाउट फंगल एसोसिएशन, दिस इज बिकॉज। तो ये नीट 2019 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो पाइनस के जो सीड्स होते हैं आप देख सकते हैं कैन नॉट जर्मिनेट, वो जर्मिनेट नहीं कर पाते। ठीक है, विदाउट द फंगल एसोसिएशन, तो उन्हें एक फंगस की से एसोसिएशन यानी कि उससे एक रिलेशनशिप बहुत जरूरी होता है पाइनस सीड्स को की जर्मिनेशन के लिए। ठीक है, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है इट्स सीड कंटेन इनहिबिटर दैट प्रिवेंट द जर्मिनेशन, यानी कि इनकी सीड्स में कुछ ऐसा केमिकल मौजूद होता है जो कि इनकी जर्मिनेशन को रोकता है, उन्हें वो डॉर्मेंट बना देता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है इट्स एम्ब्रियो इज इमेच्योर, यानी कि एम्ब्रियो जो है वो इमेच्योर होता है, वो फर्दर डेवलप नहीं कर पाता। ठीक है, इसकी वजह से जो सीड जो होते हैं वो अनवाइबल हो जाते हैं। दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है इट हैज ऑब्लिगेट एसोसिएशन विद द माइकोराइजा। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं दो वर्ड्स मेंशन है, ऑब्लिगेट और माइकोराइजा। अब जो ऑब्लिगेट है इसका मतलब क्या होता है? मैंडेटरी यानी कि नेसेसरी, उसको वो एसोसिएशन चाहिए ही चाहिए, बहुत जरूरी है उसके लिए वो एसोसिएशन। तो अब ऑब्लिगेट का लिटरली मीनिंग होता है नेसेसरी या आप बोल सकते हैं मैंडेटरी, बहुत ही जरूरी। तो इस एसोसिएशन के बिना वो या तो प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकता या वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक है, या इस केस में हम कह सकते हैं सीड जर्मिनेट नहीं कर सकता। और ये जो एसोसिएशन होती है ये किससे होती है? फंगस से। तो माइको का मतलब क्या होता है? जो माइको जो टर्म है वो रिलेटेड है फंगस से, और जो राइजा है ये जो टर्म है ये रिलेटेड है रूट से। ठीक है, तो ऐसी फंगस जो रूट्स को कॉलोनाइज करती है इसे हम कहते हैं माइकोराइजा। ठीक है, अब जो चौथा ऑप्शन है इट हैज अ वेरी हार्ड सीड कोट। ठीक है, तो सीड कोट अगर बहुत ही हार्ड होता है तो कभी कभार सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं कर पाते, क्योंकि सीड कोट की ब्रेकडाउन की वजह से ही जो सीड जर्मिनेट करता है। पर हम बात कर रहे हैं पाइनस के बारे में, पाइनस में क्या होता है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस, ठीक है, आप सीड जर्मिनेशन को प्रिवेंट करते हैं, पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पाइनस सीड्स के बारे में। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। सब स्टूडेंट्स कह रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। कुछ कह रहे हैं ऑब्लिगेट को वेरी इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये बहुत ही नेसेसरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इसका मतलब जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब वो जो ऑर्गेनिज्म है वो होस्ट के अंदर ही रह सकता है। ठीक है, उसको होस्ट की जरूरत होती है, इसे क्या बोलते हैं हम? ऑब्लिगेट पैरासाइट। उसको एक पर्टिकुलर होस्ट की जरूरत होती है तभी वो सरवाइव कर सकता है। ठीक है, वैसे ही यहां पर पाइनस सीड्स को एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन चाहिए होती है, एक एसोसिएशन चाहिए होती है फंगस से। ठीक है, तो क्या होता है जो पाइनस प्लांट होता है
उसमें जो रूट्स होती हैं उससे एक फंगस एसोसिएट हो जाती है और इसकी वजह से पाइनस सीड जर्मिनेट कर पाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इट इट हैज ऑब्लिगेट एसोसिएशन विद द माइकोराइजा। ठीक है, तो सब स्टूडेंट सही थे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अब हम एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। जो पाइनस है ये एक म्यूचुअलिस्टिक यानी कि एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है। हम म्यूचुअलिस्टिक कह सकते हैं या इसे हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये कहाँ बनती है? ये जो फंगस जो होती है वो पाइनस के रूट के साथ एसोसिएटेड होती है। अब सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब जो दोनों पार्टनर्स होते हैं इस एसोसिएशन में, वो दोनों एक दूसरे से बेनिफिट लेते हैं। तो फंगस क्या करता है? फंगस प्लांट को जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसकी अब्जॉर्प्शन में मदद करता है। तो कुछ ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं सॉइल में, ठीक है, जो कि प्लांट डायरेक्टली अब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो फंगस क्या करता है? वो उनको सॉल्यूबलाइज करता है उन मिनरल्स को, जैसे कि फॉस्फोरस होता है, ठीक है, वो फॉस्फेट सॉल्यूबलाइजिंग करता है, फॉस्फोरेट को सॉल्यूबलाइज करता है और फिर वो उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जो कि प्लांट अब्सॉर्ब कर सके। ठीक है, तो फंगस जो होता है वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और एसेंशियल मिनरल्स के अब्सॉर्प्शन में मदद करता है, और जो प्लांट क्या करता है? प्लांट फंगस को जो है कार्बोहाइड्रेट यानी कि फूड प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। तो आइए अब हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, फ्रॉम एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू, रिटेंशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट with the developing young embryo on the parent sporophyte for some time is first observed in। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो नीट 2019 में आया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शंस आप देख सकते हैं, जिम्नोस्पर्म, लिवरवर्ट्स, मॉसिस और टेरिडोफाइट्स। तो मैं आपको कुछ समय देता हूं, इस प्रश्न को आप एनालाइज कर सकते हैं, आप इसके उत्तर के बारे में आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सिक्विया के बारे में हम बताएंगे। सिक्विया जो होता है वन ऑफ द टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म होता है। सुकमान पूछ रहे हैं, एक टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर, कुछ कह रहे हैं डी, कुछ कह रहे हैं बी, कुछ कह रहे हैं सी, तो अलग अलग उत्तर आ रहे हैं इसके। तो ये प्रश्न क्या कह रहा है कि एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि जब एवोल्यूशन हो रही थी तब जो फीमेल गैमेटोफाइट है, आप देख सकते हैं, वो जो है वो यंग एम्ब्रियो के साथ ही, ठीक है, वो रिटेन्ड रहा। ठीक है, तो ये सबसे पहले किस प्लांट्स में ऑब्जर्व हुआ था? जिम्नोस्पर्म्स में, लिवरवर्ट्स में, मॉसिस में या टेरिडोफाइट्स में? जहां पे जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो यंग एम्ब्रियो के साथ, ठीक है, वो जुड़ा हुआ था। तो ये प्रक्रिया या ये प्रोसेस सबसे पहले कहां देखा गया था? तो आपने पढ़ा होगा सीड हैबिट के बारे में। तो सीड बियरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं? जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, ये दोनों सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं। ठीक है, पर जिम्नोस्पर्म्स में जो सीड्स होते हैं वो नेकेड सीड्स होते हैं, और जो एंजियोस्पर्म्स में होते हैं वो सीड्स होते हैं वो एनक्लोज्ड होते हैं ओवरी में। इससे पहले जिम्नोस्पर्म्स से पहले आते हैं टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स में सबसे पहले सीड हैबिट इवॉल्व होनी शुरू हुई थी। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? टेरिडोफाइट, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो अश्मिता ने कहा है डी, नेहा ने भी कहा है डी, अनीता, रुपिंदर डी। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर है डी। टेरिडोफाइट्स में सीड हैबिट जो है वो डेवलप करनी या उसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिट वॉज ऑब्जर्व्ड इन, किसमें? टेरिडोफाइट में। ठीक है, अब इसकी हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो टेरिडोफाइट्स है जैसे कि स्लेजिनेला और सेल्विनिया, ये दो प्रकार के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स स्मॉल साइज के होते हैं, मेगास्पोर्स बड़े साइज के होते हैं। ठीक है, अभी दो प्रकार के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, तभी हम इसे बोलते हैं हेट्रोस्पोरस।
ठीक है। जो मेगास्पोर्स होते हैं, ठीक है, और जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं, वो जर्मिनेट किसमें करते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट में। अब जो फीमेल गैमेटोफाइट है टेरिडोफाइट्स में, वो रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड्स। जो फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं टेरिडोफाइट्स में, यानी कि सिलेजिनेला और साल्विनिया में मैंने आपको 2 उदाहरण दिए हैं। ये जो होता है वो पेरेंट स्पोरोफाइट पर वो रिटेन्ड रहता है, ठीक है। और वहीं पे ज़ाइगोट का डेवलपमेंट होता है और ज़ाइगोट फिर बनाएगा क्या? वो यंग एम्ब्रियो बनाता है और ये जो यंग एम्ब्रियो है वो कहाँ बनता है? विद इन दी फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। तो आपको पता होगा जो ओवरी होता है, ठीक है, अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म्स के भी बारे में, ठीक है, तो एंजियोस्पर्म्स में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है जिसे हम बोलते हैं पिस्टल, ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? मैं रफ स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाता हूं। सोलन बेस होता है जिसे हम कहते हैं ओवरी, ठीक है। ये होता है स्टाइल और फिर होता है स्टिग्मा। तो ओवरी जो होता है इसके अंदर ओव्यूल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये ओव्यूल मौजूद होते हैं। अब जो ओव्यूल जो है वो बनते हैं सीड में और जो ओवरी है वो बनाता है फ्रूट। तो एंजियोस्पर्म्स में जो सीड्स होते हैं वो विद इन दी फ्रूट एनक्लोज होते हैं। पर जो टेरिडोफाइट्स में आप देख सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिट कैसे दिखती है, क्योंकि यहाँ पर जो एम्ब्रियो बन रहा है, ठीक है, वो एम्ब्रियो वो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर होता है, ठीक है। जो एम्ब्रियो है आप देख सकते हैं यंग एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट होती है इट टेक्स प्लेस विद इन दी फीमेल गैमेटोफाइट। अब ये जो इवेंट है ये प्रिकर्सर है किसका? सीड हैबिट का, ठीक है, विच इज कंसिडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन दी एवोल्यूशन। क्लियर है? तो दोबारा मैं आपको समझा देता हूं। 2 प्रकार के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पे, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर। और क्या होते हैं? माइक्रोस्पोर जो बनाएगा वो मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, फीमेल जो है मेगास्पोर वो बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट। अब जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो स्पोरोफाइट पर रिटेन रहता है और जो जाइगोट बनता है, ठीक है, उस वो डेवलप करता है फिर एम्ब्रियो में और एम्ब्रियो जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर डेवलप होता है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शंस आप देख सकते हैं यहाँ पे, हमें इन ऑप्शंस में से एक करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। तो आप देख सकते हैं ये अलग प्रकार का एक क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं, ठीक है, और इन स्टेटमेंट्स में से आपको एक करेक्ट स्टेटमेंट चुननी है कि सही स्टेटमेंट कौन सी है। तो पहली स्टेटमेंट है ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल इन द जिम्नोस्पर्म। ओव्यूल्स जो कि बनाते हैं सीड आर नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल इन द जिम्नोस्पर्म। हमें पता है जिम्नोस्पर्म्स में क्या बनते हैं? नेकेड सीड्स। फिर नेक्स्ट है स्लेजिनेला इज हेट्रोस्पोरस वाइल सेल्विनिया इज होमोस्पोरस। तो इसका तो आपको पता होना चाहिए कि स्लेजिनेला होमोस्पोरस है या हेट्रोस्पोरस है, या सेल्विनिया होमोस्पोरस है हेट्रोस्पोरस है, तभी आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। अब ऑप्शन नंबर सी है जिम्नोस्पर्म्स आर हॉर्सटेल्स, और ऑप्शन नंबर डी है जो साइकस और दुसिड्रस है उसमें स्टेम्स आर यूजुअली अनब्रांच्ड, ठीक है। तो मैं आपको कुछ समय दूंगा इस प्रश्न को एनालाइज करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं और इन स्टेटमेंट्स में से आपको करेक्ट स्टेटमेंट आपको इसमें से चुननी है, ठीक है। इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसके आंसर के बारे में अब हम चर्चा करते हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय द ओवरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म। तो इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उसमें नेकेड सीड प्रोड्यूस होते हैं, और वो क्यों प्रोड्यूस होते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो ओव्यूल्स हैं, ठीक है, उसके बाहर ओवरी वॉल मौजूद नहीं होती और इसके अलावा इसमें सीड कोड भी मौजूद नहीं होता, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन हम दोबारा देख लेते हैं। जिम्नोस्पर्म्स हैव नेकेड ओव्यूल, ठीक है, या हम बोल सकते हैं नेकेड सीड, क्योंकि ओव्यूल्स ही सीड में दोबारा ट्रांसफॉर्म होते हैं।
अब जो सिलेजिनेला और जो साल्विनिया हैं, ये भी दो प्रकार के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, मैक्रो और माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। दो, तो ये हेटेरोस्पोरस है। तो हमारा एक ऑप्शन था, ठीक है, जहाँ पे सिलेजिनेला का वो हेटेरोस्पोरस कह रहा था और साल्विनिया को होमोस्पोरस, तो वो ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि सिलेजिनेला और साल्विनिया है, ये दोनों ही हेटेरोस्पोरस है। और इक्विसिटम, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं एक प्रकार का वो हॉर्स टेल है, ठीक है, ठीक है, वो एक टेरिडोफाइट होता है, ठीक है। तो ऑप्शंस में कोई पूछ रहे थे कि हॉर्स टेल क्या होता है, हॉर्स टेल होता है इक्विसिटम, जो कि एक टेरिडोफाइट है। इक्विसिटम के बारे में मैं आशा करता हूं आपको पता होगा। अब लास्ट ऑप्शन था साइकस और सिड्रस है, उसमें स्टेम जो होती है वो ब्रांच होती है, पर यहाँ पर सिड्रस में जो स्टेम होती है वो होती है ब्रांच, और साइकस में जो स्टेम होती है वो होती है अनब्रांच। तो इसकी वजह से हमारा जो उत्तर हुआ वो ये हुआ कि जो ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज बाय ओवरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म, ये हमारी हुई करेक्ट स्टेटमेंट। तो स्टूडेंट्स ने क्या लिखा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट लिखा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, तो आप लोग सही थे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नाउ विच वन इज रॉन्गली मैच्ड, तो ये आप देख सकते हैं, ये एक और प्रकार का क्वेश्चन है जो कि नीट में आता है, ये नीट 2018 में आया हुआ है, ठीक है। तो पहले प्रकार का आप देख सकते हैं, एक पहले प्रकार का जो क्वेश्चन था उसमें आपको जब 4 ऑप्शंस दिए हुए थे, ठीक है, फिर आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको यहाँ पे दोनों को मैच करना है, ठीक है, और तीसरे थे स्टेटमेंट टाइप, ठीक है। तो रॉन्गली मैच्ड आपको पेयर ढूंढना है यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन है यूनिफ्लैजेलेट गैमीट्स, तो यूनिफ्लैजेलेट गैमीट्स कह रहे हैं यहाँ पे पॉलीसाइफोनिया में होते हैं। दूसरा ऑप्शन है बाइफ्लैजेलेट ज़ूस्पोर्स, ठीक है, ये कह रहे हैं ब्राउन एल्गी में प्रोड्यूस होते हैं, और गैमा कप्स मार्केंशिया में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्लोरेला, तो ये कह रहा है क्लोरेला एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, मार्केंशिया में गैमा कप्स प्रोड्यूस होते हैं, ब्राउन एल्गी में कह रहा है ये बाइफ्लैजेलेट ज़ूस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, और ये कह रहे हैं कि पॉलीसाइफोनिया में यूनिफ्लैजेलेट गैमीट्स होते हैं। अब आपको इसमें से रॉन्गली मैच्ड पेयर सिलेक्ट करना है। तो स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी, कुछ कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, तो मैं आपको कुछ समय दूंगा। ऑप्शन नंबर बी कह रही है नेहा अभी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक ऐसा पेयर आपको सिलेक्ट करना है जो कि गलत है, जिसमें गलत इंफॉर्मेशन दी गई है। तो आपको पता है मार्केंशिया में गैमा कप्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, मार्केंशिया एक प्रकार का लिवर वर्ट है, तो वहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है गैमा की मदद से। क्लोरेला हमारा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, ये एक फोटोसिंथेटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी में से आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो आपको ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको ऐसे सॉल्व करने चाहिए। अगर आपको सही उत्तर नहीं पता है या आप बिल्कुल श्योर नहीं है, तो आपको क्या करना होता है, आपको एलिमिनेशन करना होता है, ठीक है। तो आपको पता है क्लोरेला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो इसको आप एलिमिनेट कर देंगे, ये बिल्कुल सही पेयर है। मार्केंशिया आपको पता है, मार्केंशिया में गैमा कप्स प्रोड्यूस होते हैं, तो इसको भी आप एलिमिनेट कर देंगे। तो ऐसे ऐसे आप एलिमिनेट कर दीजिए। तो आपके पास यहाँ पे मैंने आपको बताया 2 ऑप्शंस बच गए। अब इन 2 ऑप्शंस में से आपको देखना है कौन सा सही ऑप्शन है, तो ऐसे आप नैरो डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करते हैं। तो जो रॉन्ग पेयर है वो है यूनिफ्लैजुलेट गैमीट्स और पॉलीसाइफोनिया, ठीक है। तो आंसर नंबर ए करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स भी लिख रहे हैं आंसर नंबर ए, ज्यादातर लिख रहे हैं आंसर नंबर ए। तो इसकी हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो पॉलीसाइफोनिया और यूनिफ्लैजुलेट मतलब कि एक फ्लैजुला, यूनि का मतलब होता है 1, पर जो पॉलीसाइफोनिया होता है उसमें जो मेल गैमीट्स बनते हैं जिसे हम बोलते हैं स्पर्मेशियम, वो नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। तभी ये वाला जो पेयर है ये रॉन्गली मैच्ड है, क्योंकि पॉलीसाइफोनिया में नॉन मोटाइल गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, क्लियर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहां पर आपको एक
ये प्रश्न है, ये भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न है, नीट 2017 में आया हुआ है। तो यहाँ पे आपको कोलोनियल एल्गी का आपको उदाहरण बताना है, ठीक है? कोलोनियल एल्गी, तो ये क्वेश्चन एल्गी पे बेस्ड है, ठीक है? आपने एल्गी में पिछले लेक्चर में पढ़ा होगा। एल्गी जो होती हैं वो फोटोसिंथेटिक होती हैं, वो सूरज की रोशनी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती हैं और इनमें जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। अब ऑप्शंस क्या है आपके? वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगेरा और क्लोरेला, ठीक है? अब ये चारों ही एल्गी हैं, पर हमें बताना है यहाँ पे कि कोलोनियल एल्गी कौन सी है, ठीक है? कुछ कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वॉलवॉक्स कह रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट्स जो कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए ज्यादातर कह रहे हैं वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स इज द कोलोनियल एल्गी। तो कोलोनियल एल्गी क्या होती है? इसमें बहुत सारे सेल्स एक साथ मौजूद होते हैं, ठीक है? और ये जो बहुत सारे सेल्स जो हैं वो एक साथ मौजूद होते हैं और ये कवर्ड होते हैं एक शीट से, जिसकी वजह से ये इकट्ठे रहते हैं, ये एक साथ रहते हैं, ये कॉलोनीज में रहते हैं, ठीक है? तो इस प्रश्न का अब हम उत्तर देखते हैं। तो वॉलवॉक्स, तो स्टूडेंट सही थे, इसका उत्तर है वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स एक कोलोनियल एल्गी है, ठीक है? अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि वॉलवॉक्स क्यों सही उत्तर है और बाकी के ऑप्शन सही क्यों नहीं है। अब वॉलवॉक्स जो होता है वो एक स्फेरिकल कॉलोनीज बनाता है और एक कॉलोनी में 50,000 सेल्स, अप्रोक्सीमेटली 50,000 सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है? अब जो क्लोरेला है वो किसको बिलोंग करता है? वो क्लोरोफाइट जीनस को बिलोंग करता है और ये एक सिंगल सेल्ड यानी कि यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी होता है, ठीक है? तो ये ऑप्शन सही नहीं था क्लोरेला, क्योंकि क्लोरेला एक यूनिसेलुलर एल्गी है, ये कॉलोनियल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स एक फिलामेंटस एल्गी है, ठीक है? जो कि अनब्रांच्ड होती है और ये मरीन और फ्रेश वाटर एनवायरमेंट्स में पाया जाता है, ठीक है? इसकी वजह से ये भी सही उत्तर नहीं है, क्योंकि ये एक फिलामेंटस एल्गी है। फिर स्पायरोगैरा, स्पायरोगैरा भी एक फिलामेंटस एल्गी होता है, ठीक है? जो कि फ्री फ्लोटिंग फ्रेश वाटर्स में मौजूद होता है। तो तभी हमारा सही उत्तर है वॉलवॉक्स, ठीक है? आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है सिलेक्ट द मिसमैच। तो यहां पे आपको फिर से एक पेयर दिया गया है और आपको जो रॉन्गली मैच्ड पेयर है उसको सिलेक्ट करना है। तो ऑप्शन है साइकस और डायोशियस, सेल्विनिया हेट्रोस्पोरस, इक्विसिटम होमोस्पोरस और पाइनस डायोशियस। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए कि डायोशियस क्या होता है, मोनोशियस क्या होता है और हेट्रोस्पोरस और होमोस्पोरस क्या होते हैं, ठीक है? तो डायोशियस वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें जो मेल और जो फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो अलग अलग प्लांट पे मौजूद होता है, ठीक है? इसे हम कहते हैं डायोशियस। तो साइकस क्या एक डायोशियस प्लांट है, ठीक है? या सेल्विनिया हेट्रोस्पोरस प्लांट है, इसमें दो प्रकार के स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। इक्विसिटम कह रहा है कि इसमें एक ही प्रकार के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, तो ये होमोस्पोरस कह रहा है इक्विसिटम को। और लास्ट ऑप्शन है पाइनस, क्या पाइनस डायोशियस प्लांट होता है? स्टूडेंट्स कह रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, कुछ कह रहे हैं ए। डायोशियस क्या होता है? डायोशियस या मोनोशियस आपने टर्म पढ़ी होगी, तो आप देख सकते हैं आपको जो सारी टर्म्स हैं उसके बारे में पता होना चाहिए और कौन से प्लांट में किस प्रकार के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, आपको सबके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पता होने चाहिए। तो जब भी आप ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एल्गी कुछ भी पढ़ रहे होंगे आपको उसके एग्जाम्पल्स भी याद करने हैं, ठीक है? एग्जाम्पल्स बहुत ही जरूरी हैं। तो आप ऐसे पढ़िए जैसे साइकस एक प्रकार का जिम्नोस्पर्म है, तो साइकस में के क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है? फिर पाइनस के बारे में पढ़िए, ठीक है? तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं, पाइनस, इक्विसिटियम। तो आप याद कर लीजिए साइकस, सेल्विनिया, इक्विसिटियम, पाइनस, सिलेजिनेला, सेल्विनिया, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है? इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर और ये किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, ये टेरिडोफाइट हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं, ये एंजियोस्पर्म्स है, ठीक है? तो इसके आंसर के बारे में अब हम बात करते हैं।
तो पाइनस इज अ डायोशियस प्लांट, ये है इसका सही उत्तर। ठीक है, अब ये सही उत्तर क्यों है? क्योंकि पाइनस जो है वो एक मोनोशियस प्लांट है। ठीक है, मोनोशियस प्लांट का मतलब जो मेल और जो फीमेल कोन होते हैं या जो शुभलाई होते हैं वो सेम प्लांट पर ही मौजूद होते हैं। तो मोनोशियस का मतलब क्या होता है? यहाँ पे मेल और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं या जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एक ही प्लांट पर मौजूद होते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मोनोशियस। तो मोनोशियस प्लांट्स क्या होते हैं? जहां पर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स या सेक्स ऑर्गन आप बोल सकते हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर born on the same plant। ठीक है, और डायोसिस होता है जहां पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट, इसको हम बोलते हैं डायोसिस। तो पाइनस एक मोनोशियस प्लांट है। आइए अब हम अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, कॉनिफर्स आर अडेप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशंस। यानी कि कॉनिफर्स जो कि एक प्रकार के जिम्नोस्पर्म्स है, जिम्नोस्पर्म्स को हम कॉनिफर्स भी कहते हैं। तो कॉनिफर्स में ये कह रहे हैं कॉनिफर्स एक्सट्रीम जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं उसको वो टॉलरेट कर सकते हैं और उनमें ऐसी अडेप्टेशंस मौजूद है, ठीक है, जो कि इन एक्सट्रीम कंडीशंस को टॉलरेट कर सकती हैं। अब ठीक है, ये एक्सट्रीम कंडीशंस को टॉलरेट क्यों कर सकता है? पहला ऑप्शन है ब्रॉड हार्डी लीव्स, इसमें जो लीव्स होती हैं वो काफी ब्रॉड होती हैं और काफी हार्ड होती हैं। सेकंड ऑप्शन है सुपरफिशियल स्टोमेटा, ठीक है, इसमें स्टोमेटा जो होते हैं वो सुपरफिशियल। थर्ड है थिक क्यूटिकल और चौथा ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ वेसल्स। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जिम्नोस्पर्म्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको पता होने चाहिए, तो आपको डिटेल में पढ़ना होगा सब कुछ। और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लांट किंगडम, इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं नीट में। तो आप देख सकते हैं आपको हर एक फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए और उसके एग्जांपल्स भी आपको पता होने चाहिए प्लांट्स के। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? सी कह रहे हैं, थिक क्यूटिकल। ठीक है, नेहा, सिमरन, सुकमान सी ऑप्शन कह रहे हैं। अश्मिता भी कह रही हैं सी ऑप्शन। थिक क्यूटिकल आप कह रहे हैं, थिक क्यूटिकल, थिक क्यूटिकल क्यों सही उत्तर होगा इसका? हार्डी लीव्स क्यों नहीं हो सकता इसका आंसर? ठीक है, क्यूटिकल आपको पता होना चाहिए क्या होता है। क्यूटिकल एक लेयर होती है जो कि जो एपिडर्मिस होता है लीव्स की उसके बाहर ये मौजूद होती है। तो क्यूटिकल अगर थिक होगा तो क्या होगा? लॉस ऑफ वाटर कम होगा, यानी कि ट्रांसपीरेशन कम होगी, और ये जो क्यूटिकल है ये लीव्स को प्रोटेक्ट भी करता है। ठीक है, ये होता है रोल क्यूटिकल का। तो आइए इसके उत्तर हम देखते हैं, इसका क्या होगा। तो थिक क्यूटिकल इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो सुकमान लिख रहे हैं बिकॉज इट हेल्प इन रिड्यूसिंग वाटर, वॉट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग वाटर लॉस आपको कहना चाहिए थ्रू ट्रांसपीरेशन। ठीक है, लॉस आपने लिखा, फिर इट हेल्प्स इन द रिडक्शन ऑफ वाटर लॉस, बिल्कुल सही। एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। अब आपको पता है जो कॉनिफर्स होते हैं उसमें लीव्स जो होती हैं वो नीडल लाइक होती हैं और उसपे बहुत ही थिक क्यूटिकल मौजूद होती है, और इसमें जो स्टोमेटा होते हैं वो संकन स्टोमेटा होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में था सुपीरियर सुपरफिशियल स्टोमेटा, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं जो या जो कॉनिफर्स होते हैं उसमें स्टोमेटा वो होते हैं संकन स्टोमेटा। तो ये जो थिक क्यूटिकल और जो संकन स्टोमेटा है ये एक प्रकार की जीरोफिटिक अडेप्टेशन है। ठीक है, जीरोफिटिक अडेप्टेशन मतलब ये अडेप्टेशन इनको ड्राई इन्वायरमेंट में रहने में मदद करती है। ठीक है, जीरोफिटिक मतलब ड्राई इन्वायरमेंट्स में। क्लियर? अब जो संकन स्टोमेटा है इनकी वजह से क्या होता है, एक तो जो वाटर का लॉस होता है ट्रांसपिरेशन के द्वारा उसमें कमी आती है। ठीक है, इसके अलावा जो गैसेस का एक्सचेंज भी बहुत ही एफिशिएंटली हो पाता है संकन स्टोमेटा के द्वारा। तो ये थिक क्यूटिकल और संकन स्टोमेटा एक प्रकार की एडेप्टेशन है जीरोफिटिक कंडीशंस को। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं।
तो यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करनी है। तो पहली है सिक्वोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्रीज। तो आपको पता होना चाहिए सिक्वोया टॉलेस्ट ट्री है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर नॉट वेल अडेप्टेड टू एक्सट्रीम ऑफ क्लाइमेट्स। तो हमने पढ़ा, पिछले क्वेश्चन में ही हमने पढ़ा है, जो जिम्नोस्पर्म में नीडल लाइक लीव्स होती हैं और उनमें कुछ एडेप्टेशंस होती हैं जिनकी वजह से वो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट को टॉलरेट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है जिम्नोस्पर्म्स आर बोथ होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस, यानी कि जिम्नोस्पर्म्स जो हैं वो एक प्रकार के स्पोर्स भी प्रोड्यूस करते हैं और वो दो प्रकार के स्पोर्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन है सेल्विनिया, गिंको और पाइनस, दीज ऑल आर जिम्नोस्पर्म्स। ये तीनों जिम्नोस्पर्म्स की कैटेगरी में आते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है सिक्वोया। क्या सिक्वोया टॉलेस्ट प्लांट है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। लिख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, सिक्वोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्रीज। ठीक है, तो ये यहां पे अगर हम एलिमिनेशन रूल फॉलो करें, ठीक है, तो आप इस ऑप्शन नंबर बी को एलिमिनेट कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी को भी और ऑप्शन नंबर सी को भी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ? सिक्वोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्रीज। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। सिक्वोया सेम्परविरेंस, ठीक है, इसका पूरा नाम है, पूरा साइंटिफिक नेम। ये वन ऑफ द टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, ये एक टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है। सुकुमार लिख रहे हैं जिम्नोस्पर्म्स हैव ओनली हेटेरोस्पोरस। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म हेटेरोस्पोरस होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। दे प्रोड्यूस टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। और सेकंड ऑप्शन क्या था कि जिम्नोस्पर्म्स जो हैं दे आर नॉट वेल अडेप्टेड टू एक्सट्रीम क्लाइमेट। पर जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं हमने देखा उसमें कुछ ऐसी अडेप्टेशन मौजूद होती हैं जो उन्हें एक्सट्रीम क्लाइमेट्स में को टॉलरेट करने में मदद करती हैं। ठीक है, और इनकी वजह से जिम्नोस्पर्म जो है वो कोल्ड इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव कर सकते हैं और वो ड्राई इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो जीरो फिटिंग कंडीशंस होती हैं जहां पे पानी की कमी भी होती है। ठीक है, ड्राई कंडीशंस होती है। और जो चौथा ऑप्शन था उसमें जो सेल्विनिया है वो एक टेरिडोफाइट्स है, वो जिम्नोस्पर्म नहीं है। तभी हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही उत्तर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमीट्स रिक्वायर। तो ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में, ठीक है, इसमें जो मेल गैमीट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं एंथ्रोजोइड्स। ठीक है, इसमें जो मेल गैमीट्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? एंथ्रोजोइड्स। और ये ज्यादातर बायफ्लैजेलेट होते हैं और दे हैव टू स्विम, यानी कि इनको ये पानी में रिलीज होते हैं और फिर इनको स्विम करना पड़ता है। ठीक है, और ये स्विम करके कहां पहुंचते हैं? आर्किगोनिया में, जहां पर ये एग सेल मौजूद होता है और फिर एग को फर्टिलाइज करते हैं। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स मैंने आपको बताया इनको बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट वर्ल्ड। ठीक है, क्योंकि इनको अपनी लाइफ साइकिल या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए पानी की जरूरत होती है। और जो टेरिडोफाइट्स भी होते हैं, ठीक है, टेरिडोफाइट्स को भी पानी की जरूरत होती है। ठीक है, रिप्रोडक्शन करने के लिए या फर्टिलाइजेशन के लिए। तो ऑप्शन है बर्ड्स, वाटर, विंड और इंसेक्ट। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आपको पहले ही मैंने आपको बता दिया है, बी इज करेक्ट ऑप्शन। वाटर कह रही है सिमरन बी, वाटर इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको पता लग गया होगा वाटर करेक्ट ऑप्शन क्यों है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है, इसका वाटर। तो अब देख लेते हैं जो ब्रायोफाइट्स में जो स्पर्म्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एंथ्रोजोइड्स। तो ब्रायोफाइट्स में और टेरिडोफाइट्स में जो स्पर्म्स होते हैं ये फ्लैजेलेटेड होते हैं और इनको वाटर की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है, जिसमें ये स्विम करते हैं और फिर ये आर्किगोनिया तक पहुंचते हैं और फिर ये एग को फर्टिलाइज कर देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीट फॉर्मेशन। ठीक है, पीट फॉर्मेशन हमने इसके बारे में चर्चा की थी। इस लेक्चर के शुरुआत में हम ब्रायोफाइट्स पढ़ रहे थे तो हमने वहां पर पीट मॉस के बारे में पढ़ा था। और पीट जो है वो एज अ फ्यूल सोर्स यूज होता है।
ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, मार्केंचिया, फ्यूनेरिया, रिक्सिया और स्फैग्नम। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी, स्फैग्नम। स्फैग्नम कह रहे हैं। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। डी करेक्ट ऑप्शन क्यों होगा? डी कह रहे हैं। ठीक है, तो देखें इसका आंसर कि ऑप्शन डी होगा या कोई और ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्फैग्नम। तो आप लोग सही थे, स्फैग्नम सही उत्तर है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। स्फैग्नम जो कि एक मॉस है, इसको हम पीट मॉस भी कहते हैं। ठीक है, जो कि इन्वॉल्व होता है किसमें? पीट फॉर्मेशन में। अब जो स्फैग्नम होते हैं ये एसिडिक और वाटर लॉक्ड कंडीशंस में ग्रो करते हैं। ठीक है, वेयर दे ग्रो आउट पेसिस डिकम्पोजिशन लीडिंग टू द accumulation ऑफ पार्शली डिकेड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो ये जो मॉसिस क्या करते हैं, ये डिकम्पोजिशन करते हैं ऑर्गेनिक मैटर की। ठीक है, और इस डिकम्पोजिशन से क्या होता है? देयर इज accumulation ऑफ पार्शली डिकेड ऑर्गेनिक मैटर विच इवेंचुअली फॉर्म्स द पीट। ठीक है, तो जो पार्शली डिकेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको हम कहते हैं पीट, जो कि एक फ्यूल सोर्स की तरह यूज होता है। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है, ये जो पीट लैंड्स जिसको हम बोलते हैं बॉग्स, उसको बनाने में भी ये मदद करता है। ठीक है, अब देख सकते हैं देयर ग्रोथ आउट पेसिस द डिकम्पोजिशन। क्लियर? और इसकी वजह से ये क्या बनाते हैं? पीट, जो कि एक पार्शली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न है, मेल गैमेटोफाइट विद लीस्ट नंबर ऑफ सेल इज प्रेजेंट इन। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं आपको काफी डिटेल में पढ़ना होगा, तभी आप इसको उत्तर कर सकते हैं। मेल गैमेटोफाइट विद लीस्ट नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि ऐसा कौन सा मेल गैमेटोफाइट है जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ सेल मौजूद होते हैं। ये किस में मौजूद होते हैं? टेरिस, फ्यूनेरिया, लिलियम या पाइनस। ये नीट 2014 में आया हुआ है। इसका उत्तर क्या होगा? वाटर लॉग्ड का मतलब क्या होता है? वाटर लॉग्ड का मतलब होता है वो एरिया जो पानी से भरा हुआ है। ठीक है, ऐसा एरिया जो पानी से भरा होता है, वाटर लॉग्ड, वहां पे वाटर की एक्यूमुलेशन हो जाती है, उसे हम कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? टेरिस होगा, फ्यूनेरिया होगा, लिलियम या पाइनस। आप लिख सकते हैं, लिलियम कह रही है सिमरन कौर। लिलियम इसका सही उत्तर होगा? आइए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लिलियम। ठीक है, अब लिलियम की एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं कि लिलियम में जो मेल गैमेटोफाइट है उसमें लीस्ट नंबर ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं। आप देख सकते हैं जो लिलियम है, जिसे हम लिली भी कहते हैं, इसमें जो मेल गैमेटोफाइट है उसमें लीस्ट नंबर ऑफ सेल होते हैं। अब लिलियम में जो मेल गैमेटोफाइट है इसे हम कहते हैं पोलन ग्रेन। तो आपको याद रखना चाहिए, अगर आपसे अगर कोई पूछे मेल गैमेटोफाइट क्या होता है, तो मेल गैमेटोफाइट होते हैं पोलन ग्रेन्स, या आप बोल सकते हैं पोलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट्स दी मेल गैमेटोफाइट। और अगर हम एंजियोस्पर्म्स के बारे में बात करें तो उसमें जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोसैक। ठीक है, तो जब आपने पढ़ा होगा ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, तो वहां पे आपने पढ़े होंगे मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, और वहां पे आपने पढ़ा होगा प्रोथैलस, प्रोटोनीमा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ब्रायोफाइट्स में मेल गैमेटोफाइट क्या होता है, टेरिडोफाइट्स में मेल गैमेटोफाइट क्या होता है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स में और एंजियोस्पर्म्स में मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट क्या होते हैं। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो लिलियम जो होता है, लिली होता है, उसमें मेल गैमेटोफाइट को हम बोलते हैं पोलन ग्रेन। ठीक है, जो कि सिर्फ 3 सेल्स का बना होता है, जिसमें से 2 सेल्स होते हैं स्पर्म सेल्स, और जो तीसरा सेल होता है उसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल्स। तो आपको पता होगा जब पोलन ग्रेन बनता है तो यूजुअली वो 2 सेल स्टेज में रिलीज होता है।
ठीक है, जो ऊपर का सेल होता है, जो बड़ा सेल होता है, उसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, और जो नीचे का जो छोटा सेल होता है, इसे हम बोलते हैं जर्म सेल। ठीक है, तो ये है, ठीक है, तो ये होता है पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन्स क्या बनाते हैं? मेल गैमीट, जिसे हम बोलते हैं स्पर्म्स, स्पर्म्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये है टू सेल स्टेज पोलन ग्रेन की। अब किसी किसी प्लांट्स में क्या होता है, ये जो जर्म सेल है ये फर्दर डिवाइड करता है। ठीक है, तो यहां पे ये हो गया वेजिटेटिव सेल। ठीक है, और ये फर्दर डिवाइड करता है दो स्पर्म सेल में। ठीक है, और ये होता है वेजिटेटिव सेल। अब ये होती है थ्री सेल्ड स्टेज। ठीक है, तो लिली में जो मेल गैमेटोफाइट होता है, जिसे हम बोलते हैं पोलन ग्रेन, ये थ्री सेल्स का बना होता है। ठीक है, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेल गैमेटोफाइट अमंग दी ऑप्शंस लिस्टेड। ठीक है, आइए अब हम अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू मल्टीसेलुलर फंजाई, फिलामेंटस एल्गे एंड प्रोटोनीमा ऑफ द मॉसेस? तो आपको सारी स्टेजेस के बारे में पता होना चाहिए। प्रोटोनीमा जो कि ब्रायोफाइट्स में बनता है। प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा किससे बनता है? जब स्पोर होता है, स्पोर डेवलप करता है सबसे पहले प्रोटोनीमा में, जो कि फोटोसिंथेटिक होता है। ठीक है, इसके बाद सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनता है। ठीक है, अब ये प्रश्न पूछ रहा है कि मल्टीसेलुलर फंजाई में, फिलामेंटस एल्गी में और प्रोटोनीमा में कौन सा इनमें से फीचर कॉमन है? ठीक है, ऑप्शन है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ऑप्शन नंबर बी है मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लांटे, ऑप्शन नंबर सी है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑप्शन नंबर डी है मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल यानी कि यहां पर जो स्पोरोफिटिक फेज है वो डोमिनेंट होती है। ठीक है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है किसमें? जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में। और यहां हम किसकी बारे में बात कर रहे हैं? फंगस, एल्गी, प्रोटोनीमा, ब्रायोफाइट्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सही उत्तर नहीं हुआ। मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लांटे, ठीक है, फंजाई, फंजाई किंगडम प्लांटे का मेंबर नहीं है। अगर आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है क्योंकि फंजाई किंगडम प्लांटे में नहीं आता। मोड ऑफ न्यूट्रिशन और मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन के बीच में आपको अब सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो आपको हमेशा एलिमिनेशन प्रोसेस जो है उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कह रहे हैं ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कुछ कह रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो एल्गी, एल्गी होता है सेप्रोफाइट। ठीक है, और फंजाई, फंजाई होता है सेप्रोफाइट्स। यूजुअली जो फंजाई होते हैं वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करते हैं, तो ज्यादातर जो फंजाई होते हैं वो होते हैं सेप्रोफाइट्स। एल्गी, एल्गी की अगर हम बात करें तो ये फोटोसिंथेटिक होती हैं, यानी कि ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ठीक है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी सही नहीं हुआ। प्रोटोनीमा भी फोटोसिंथेटिक होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी सही है। ऑप्शन नंबर डी फिर सही हुआ हमारा, तो इसका उत्तर हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी, मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो इन तीनों में कॉमन फीचर क्या है? मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, अब जो फ्रेगमेंटेशन एक प्रकार का एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो यहां पे क्या होता है? जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, वो अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक करता है जिसे हम कहते हैं फ्रैगमेंट्स। और जो हर एक फ्रैगमेंट है फिर वो क्षमता रखता है एक पूरा नया इंडिविजुअल बनाने के लिए। ठीक है, उस हर एक फ्रैगमेंट से एक नया इंडिविजुअल बन सकता है। ठीक है, अब जो मल्टीसेलुलर फंजाई, फिलामेंटस एल्गी और जो प्रोटोनीमा होता है, इन तीनों में फ्रैगमेंटेशन होती है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें थिन थ्रेड लाइक मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि हाइफे, हाइफे मौजूद होते हैं फंजाई में, फिलामेंट्स मौजूद होंगे फिलामेंटस एल्गी में, और प्रोटोनीमा ये मौजूद होते हैं इन मॉस में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हुआ फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर था इसका। ठीक है, तो अब हम इस सेशन का यहां पर हम अंत करते हैं।
मुझे आशा है आपको ये सेशन बहुत ही नॉलेजेबल लगा होगा। तो इस सेशन में हमने पहले समरी देखी और फिर हमने जो कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में चर्चा की और फिर हमने उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए। ठीक है? तो अब हम मिलेंगे अगले सेशन में। आप हमसे बिल्कुल जुड़े रहिए। हम आपको अब कल मिलेंगे, ठीक है? एक नए चैप्टर के साथ। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।